व्यूवर्स, नावल तुम मेरी ज़ीस्त का हासिल हो, राइटर इकरा सगीर अहमद, एपिसोड 3। वो बहका बहका सा लड़खड़ाता हुआ उससे कुछ कदम के फासले पर रुक गया था। खिज़रा हयात इज़्तिराबी तौर पर खड़ी हो गई। उसके एहसास यकदम ही तनाव का शिकार हो गए थे। एक तो उसका आउट ऑफ कंट्रोल अंदाज, मुतज़ाद बेहुदा लहजा, उसका सारा खून चेहरे पर सिमट आया था। मिस्टर शांजिल खान, मैं आपकी इन ओछी और शर्मनाक हरकतों के फंदे में नहीं फंसने वाली। वो आपकी घटिया चीज़ें पड़ी हैं, इन्हें सीने से लगाइए, मैं जा रही हूँ। ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी तो आप आई हैं। कुछ हमें खातिर मदारात का मौका तो दें, कुछ अपनी कहें, कुछ हमें हमारी सुनें। क्या जल्दी है? वो सोफे की तरफ इशारा करता हुआ बोला। नो थैंक्स, मैं जाना चाहती हूँ। वो बदस्तूर खड़ी रही। खिज़रा हयात, क्यों वक्त बर्बाद कर रही हैं? मेरी ऑफर्स डबल भी हो सकती हैं। मैं आपको वो सब कुछ दे सकता हूँ जिसकी चाह हर लड़की के दिल में होती है। बल्कि आप चाहें तो मैं फॉरेन कंट्री में सेटल करवा सकता हूँ। आप वहाँ अपनी फैमिली के साथ पुरतईश ज़िंदगी गुजार सकती हैं। मेरी बात मान लें, कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ आपके साथ। मैंने आपसे पहले भी कहा था शांजिल खान कि मैं थर्ड रेट लड़की नहीं हूँ, और मैं अब भी कह रही हूँ, दुनिया की तमाम दौलत भी मुझे नहीं खरीद सकती। उसका लहजा बेखौफ था। वो चंद लम्हे उसकी जानिब खुमार आलूद निगाहों से देखता रहा, फिर बेख्तियार हंसता चला गया। जानता हूँ, खूब जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को। दरवाज़ा खोलिए, मैं जाना चाहती हूँ। हाँ चली जाना, मैंने कब मना किया है, लेकिन पहले हक की मेज़बानी का तो अदा करने दें। प्लीज़ बैठे तो सही आप। वो सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठता हुआ बोला, मुझे यहाँ नहीं बैठना, मैं घर जाना चाहती हूँ। क्यों, मुझसे खौफज़दा है? उसने बेतहाशा सुर्ख निगाहें उसके चेहरे पर डालकर तमस्खराना अंदाज में पूछा। शांजिल के हर अंदाज से इत्मीनानो बरतरी झलक रही थी। जवाबन उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन चेहरे से सख्त कबीदगी और झंझलाहट का इजहार हो रहा था। शांजिल खान की सुर्ख बहकी निगाहें उसके रंग बदलते चेहरे पर इस तरह मरकूज थी जिस तरह लोहा मकनातीस से चिपक जाता है। कम ऑन यार, स्टॉप इट। बहुत हो गया ये पारसाई और शराफत का ड्रामा। क्यों टाइम ज़ाया कर रही हो? आ जाओ, तुम्हारे तमाम अखराजात मेरे ज़िम्मे। फिर तो तुम मैरिड हो, किस बात का खौफ है तुम्हें? शायद अपने हस्बैंड का, उसे क्या मालूम होगा। मर्द तो वैसे भी औरत के आगे अक्ल होश गवा देते हैं, और खुसूसन हसीन औरत के हस्बैंड तो बिल्कुल ही काट के उल्लू साबित होते हैं। बीवियाँ किसी के साथ भी वक्त गुजारें, वो इस खुशफहमी में मगन रहते हैं कि बेगम साहिबा किसी दोस्त या रिलेटिव के साथ थी। उसने जहरीले कहकहे लगाते हुए खास गैर मजहबाना लहजे में कहा, मुझे आपकी इस बेहुदा और पस्त गुफ्तगू पर कोई अफसोस और हैरानगी नहीं हो रही। रंजो अब मलाल मुझे अपने स्या नसीब पर है, जो बदनसीबी मुझे आप जैसे गिरे हुए बेहमीद लोगों के दर पर ले आई है। न चाहते हुए भी आंसू उसके रुखसारों पर बह निकले। डोंट वीप। हम बहुत ज़्यादा गिरे हुए और बेहमीद सही, मगर अब इतने भी गिरे हुए नहीं कि आपके हसीन आंखों में आंसू देख सकें। अगर आप में मामूली सी भी उम्मीद है तो मुझे जाने दें। आपको जाने से किसने रोका है? आप जाएंगी, बल्कि हम खुद आपको इज्जत के साथ छोड़ कर आएंगे, लेकिन पहले यहाँ जो आतिश भड़क रही है उसको ठंडा कर लें। उसने बाएं जानिब सीने पर हाथ रखकर दिल की तरफ इशारा करते कहा, फिर कहने लगा, मालूम है मर्द को बदफितरत और बेहमीद करने वाली कौन होती है? वो औरत होती है जो कभी तुम्हारी तरह पर्दे और पाक दामनी का ढोंग रचाकर हम जैसे मर्दों को राह से भटकाती हैं, तो कभी नाम निहात पर्दे की कैद में भी आज़ाद होती हैं। एकदम ही वो पिपर कर उठ खड़ा हुआ था। उसके लहजे और आंखों से आग बरसने लगी थी।
एक अजीब रंग उसके चेहरे पर छा गया था, जिसमें तकलीफ और दर्द की कैफियत नुमायां थी। मैं यहाँ आपसे बहस करने नहीं आई। मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, फिर खुद छोड़ आऊँगा। वो इसकी बात कतई करके बोला। हरगिज़ नहीं, मैं मौत को गले लगा लूँगी, मगर आपको नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूँगी। खिज़रा उस पर वहशीपन सवार होते देखकर मजबूत लहजे में कह रही थी, अपनी ख्वाहिश की तकमील से कबल तो मैं तुम्हें मरने भी ना दूँगा, स्वीट हार्ट। उसने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा ही था कि फिजा यखलक बेपनाह फायरिंग से गूंज उठी। बेख्तियार शांजिल ने उसका हाथ छोड़ दिया था। इसी दम जोरदार धमाके के साथ हर तरफ तारीकी फैल गई थी। फायरिंग की आवाज़ शदीद तरीन हो गई थी। शायद अंदर से भी जवाबी फायरिंग शुरू हो गई थी। इस दोहरी आफताब पर वो बिल्कुल ही आवाज़ बाख्ता हो गई। लाइट ऑफ होते ही कमरा तारीक कब्र जैसा हो गया था कि हाथ को हाथ न सुझाई दे रहा था। शांजिल खान तो फौरन ही लॉक खोलकर वहां से बाहर निकल गया था। वो भी घबरा कर अंदर से गेट की सिमत बढ़ी थी। 2 कदम चलकर ही नामालूम किस शे से टकराई और सीधी मुंह के बल गिरी। सर किसी नोकदार चीज से टकराया था। चोट इतनी शदीद थी कि लम्हे भर में वो होशो खर्च से बेगाना हो गई। नामालूम कितना वक्त गुजरा था। जब इसकी आंखें खुली तो पहला एहसास ये जागा कि वो लेटी हुई है और बेड मुसलसल गर्दिश में है। यह एहसास अजीब सा था। वो फौरन उठकर बैठी थी और इस तरह बैठने से उसके सर के जख्म में टीसें उठने लगी थी, लेकिन उसने उसकी परवाह न की। वो जिस सूरत हाल से इस वक्त दो चार थी, उसने उसके रगो पै में सनसनी दौड़ा दी थी। वो जिसे बेड समझ रही थी वो बेड नहीं बल्कि कार की पिछली सीट थी। कार मुसलसल महू सफ़र थी। फ्रंट सीट पर शांजिल खान कान से मोबाइल लगाए किसी से गुफ्तगू कर रहा था। उसे उठते देखकर मोबाइल उसने ऑफ कर दिया और उसकी तरफ झुककर खासी अपनाइयत से गोया हुआ, प्लीज़ आप लेटी रहें, सर में आपके खासी चोट आई है। ये आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? क्या मकसद है? बेशक वो 22 साला जिंदगी में कराची से बाहर कभी नहीं गई थी, लेकिन इतना फहमो इदराक रखती थी कि हर सूबे की सकाफत और इलाकाई जोग्राफी से वाकिफ थी। शीशों से बाहर नजर आने वाले वो गर्म दहकते सूरज से रोशन होते मनाजिर सुबह सिंध के लग रहे थे, यानी वो कराची की हुदूद से बाहर आ चुके थे। अब नामालूम किस तरफ जाने का इरादा था। शहर के हंगामों से दूर पुरसुकून जगह चल रहे हैं हम। उसका पुरसुकून लहजा काबिले दीद था। कार में फुल एसी कूलिंग के बावजूद इसके रग रग में अंगारे दहकने लगे। सर तपा वो पसीने में शराबूर हो गई। यह एहसास ही वहशतों में भटकाने के लिए काफ़ी था कि वो उसे अपने साथ ले आया है। उसकी इजाज़त और मर्जी जैसे कोई हैसियत ही ना रखती हो। सोचो कि जंगलों में ज़्यादा देर नहीं भटकना चाहिए, इस तरह मंजिलें गुम हो जाती हैं और रास्ते खो जाते हैं। भूख लग रही होगी आपको, कुछ देर रुक जाए। उसे खौफज़दा और मुतहिश और गुमसुम देखकर उसने मेहरबान लहजे में तसल्ली दी, गोया इसके लिए ये कोई परेशान कुन बात नहीं थी। आखिर ये सब क्या है? आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, वो भी मेरी इजाज़त के बगैर? आपके सवाल का जवाब दे चुका हूँ, और दूसरे सवाल का जवाब ये है कि आपकी मर्जी के बगैर तो आपको ले आया हूँ, तो वाकई में इस जुर्रत पर माजरत हुआ हूँ। दरअसल मैं बकौल आपके एक बहुत गिरा हुआ इंसान हूँ, मगर इतना घटिया और बेहमियत नहीं कि अपने दुश्मनों के दरमियान आपको छोड़ आता। आप जल्द होश में ना आने की कसम खाकर शायद बेहोश हो गई थी, तो कोशिशों के बावजूद जब होश में नहीं आई तो मुझे मजबूरन अपने साथ लाना पड़ा। अल्लाह गवाह है, यहाँ मेरी नीयत में खोट नहीं था। वो इसी तरह इसकी तरफ रुख किए महू गुफ्तगू था। झूठ बोल रहे हैं आप, वो चीख कर बोली। नहीं, हम तो बहुत गुनहगार बंदे हैं, नुमाइशी मुसलमान, लेकिन आप तो पक्की मुसलमान हैं। 5वीं वक्त अल्लाह को सजदा करती होंगी, फिर इतनी सलाहियत तो आप में होगी कि झूठ और सच में तमीज़ कर सकें
کہ اللہ کو گواہ بنا کر جھوٹ تو نہیں بولا جا سکتا۔ اگر یہ سچ ہے تو آپ مجھے یہیں اتار دیں، میں گھر چلی جاؤں گی۔ آپ کے دشمنوں سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ ناممکن ہے۔ ہم کراچی کی حدود چھوڑ کر سندھ کی آخری حدود میں داخل ہو چکے ہیں اور ہمارا یہ سفر کئی گھنٹوں پر مشتمل ہے۔ آپ کو بے ہوشی کے دوران محسوس نہیں ہوا؟ اف، لیکن مجھے یہاں نہیں رہنا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اس نے بھپرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس لمحے شاہزل خان نے کچھ برہمی کی نگاہ سے اسے دیکھا، پھر سرد لہجے میں کہنے لگا، بیوقوفی کی باتیں مت کرو۔ جو میں نے کہا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ بیوقوفی کی بات آپ کر رہے ہیں یا میں؟ میری اس طرح گھر سے غیر حاضری میرے لیے کیا مشکلات کھڑی کر سکتی ہے؟ کس طرح سے رسوائیاں میرے آنچل و داغدار کر سکتی ہیں؟ آپ کو اس سے کوئی سروکار نہ ہوگا، بلکہ آپ کی پلاننگ میں تو یہ شامل ہے۔ او شٹ، بدگمانی کی تو کوئی انتہا ہوتی ہے، لیکن تم ہر انتہا عبور کر چکی ہو۔ تم سے کچھ کہنا یا سمجھانا پتھر سے سر پھوڑنے کے مترادف ہے، لہٰذا خاموش رہو تو بہتر ہے، اس نے سختی سے کہتے ہوئے رخ پھیر لیا تھا۔ مجھے آپ یہیں اتار دیں ورنہ میں چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی۔ اس بار اس کے لہجے میں وحشت جنوں کچھ اس انتہا کو تھا کہ چند ساتھ شاہزل خان نے اس کی طرف گھور کر دیکھا، پھر ڈرائیور کو کار روکنے کا کہا۔ کار رکتے ہی وہ برق رفتاری سے فرنٹ ڈور سے اتر کر بیک ڈور کھول کر اس کے برابر بیٹھ گیا اور ڈرائیور نے کار دوبارہ ڈرائیو کرنا شروع کی۔ اس کی برق رفتاری پر وہ بھونچکا کر رہ گئی۔ تم حد درجہ بد دماغ ہی نہیں بلکہ احمق بھی ہو، اس کے برابر میں بیٹھ کر وہ غرایا تھا۔ خضرہ حیات اس کے اس طرح بیٹھنے سے غیر ارادی طور پر دور کھسک گئی تھی۔ دور کیوں جاتی ہو؟ تم یہی تو چاہتی تھی کہ میں تمہارے قریب بیٹھوں، تو پھر یہ اعتراض کیوں؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ چھوؤ نہیں مجھے، چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ اس کے بازو کے گہرے میں وہ تڑپ کر رہ گئی۔ اس کے مضبوط بازو کی گرفت بھی کچھ ایسی ہی تھی جیسے فولادی شکنجہ۔ بہت دیکھے ہیں ایسے ناٹک، بس ختم کر دو اب، بہت ہو چکا۔ اس نے چپ کر سرگوشی کی۔ خضرہ کے چہروں کو اس کی سانسیں جھلسانے لگی، اس کے ملبوس سے نکلتی کلون کی مہک سر چکرانے لگی۔ وہ اتنا نڈر اور بے باک تھا کہ کار میں موجود ڈرائیور کی رتی بھر بھی پرواہ نہ تھی اسے۔ شرافت سے بیٹھ جاؤ، اس وقت میں ڈسٹرب ہوں، کوئی حماقت برداشت نہیں کروں گا۔ ایک جھٹکے سے شاہزل خان اس سے الگ ہو بیٹھا تھا اور ساتھ ہی سخت لہجے میں تنبیہ بھی کی تھی۔ باقی راستہ سکون سے طے ہوا۔ خضرہ نے اس کی بے باک فطرت سے خائف ہو کر مزید کسی مزاحمت کا ارادہ ترک کر دیا اور خاموشی سے دل ہی دل میں فرار کے منصوبے بنانے لگی۔ وہ بھی اسے خاموش اور پرسکون دیکھ کر اطمینان سے بیٹھ گیا تھا۔ شام ڈھلے کار کچے پکے راستوں سے گزر کر سرخ اینٹوں سے بنی وسیع اور عریض حویلی کے گیٹ پر رکی تھی۔ گیٹ سے باہر بھی کافی لوگ ان کے استقبال کو موجود تھے۔ سفید براق سوٹوں میں ملبوس، رنگ برنگی اجرک لپیٹے، رنگین کڑھائی والی شیشوں کی ٹوپیاں اوڑھے لمبے چوڑے لوگ، جن کے بھاری بھرکم چہروں پر دور سے ہی سیاہ نظر آتی سیاہ اور بے ہنگم مونچھیں خوفناک لگ رہی تھی۔ اس کے دل میں کسی نئے خوف نے جگہ بنائی۔ کار رکتے ہی وہ سب تیزی سے آگے بڑھے تھے۔ شاہزل خان بہت گرم جوشی سے ان سے گلے مل رہا تھا۔ ڈرائیور ایک جانب مدبانہ انداز میں کھڑا تھا۔ ان لمحات میں وہ جیسے منظر سے اوجھل ہو گئی تھی۔ پھر شاہزل خان کو ہی اس کا خیال آیا۔ اس نے قریب کھڑے ڈرائیور کو کچھ حکم دیا تھا۔ کچھ لمحے بعد وہ اس کی ہمراہی میں حویلی کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے بابا؟ کچھ الجھے پریشان سے دکھائی دے رہے ہیں۔ خیر تو ہے نا سائیں؟ رات کو کھانے سے فراغت کے بعد وجاہت علی سومرو، جو اس علاقے کا وڈیرا اور اس کا خاص دوست تھا، تنہائی ملتے ہی متجس انداز میں استفسار کرنے لگا۔ نہیں، زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔
سائنس زیادہ اور کم کیا، پریشانی تو پریشانی ہوتی ہے، اور ہمارے یار بیلی ہمارے زندہ رہتے ہوئے پریشان ہو، یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ وجاہت سومرو نے اپنی موٹی موٹی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ناراض لہجے میں کہا۔ تم بے فکر رہو یار، میں ایسے پرابلمز خود ہینڈل کرتا رہتا ہوں۔ پھر بھی کچھ معلوم تو ہو کیا معاملہ ہے؟ تم اس طرح میرے غریب خانے پر آنے والے تو نہ تھے؟ خرم انڈسٹریز کے نام سے تو واقف ہو گئے نا؟ پچھلے سال سے ڈیڈ کا اس سے معاملہ چل رہا ہے۔ اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ بزنس ورلڈ میں شانزل انڈسٹریز کی ویلیو زیرو لیول پر آ جائے۔ اپنے سب ہتھکنڈوں میں ناکام ہونے کے بعد وہ لوگ اب میرے جانی دشمن بن گئے ہیں۔ کل رات بھی اچانک ان لوگوں نے بنگلے پر اٹیک کر دیا۔ ڈیڈ کی ہدایت کے مطابق مجھے ابھی چند دن اس شہر سے دور رہنا ہے، سو میں تمہارے پاس چلا آیا، اور کل آگے جانے کا پروگرام ہے۔ شانزل نے اسے تفصیلاً حالات سے آگاہ کیا۔ پہلے کیوں نہیں آگاہ کیا ان حالات سے؟ وجاہت سومرو کے دشمن کا دوست کا دشمن اس کا دشمن ہوتا ہے۔ بے فکر رہو، کل ہی تمہارا دشمن صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا میرے بندے۔ نہیں پلیز، تم بھی وہی کام کرنے جا رہے ہو جو ڈیڈ کرنا چاہتے تھے۔ اس نے وجاہت سومرو کی بات کاٹ کر سرد لہجے میں کہا۔ کیا تم اپنے دشمنوں کو ایسے ہی چھوڑ دینا چاہتے ہو؟ کمزور اور بزدل لوگوں کی پرچھائیوں سے بھی مجھے نفرت ہے۔ بہادر وہی ہوتے ہیں جو سامنے آ کر وار کرتے ہیں اور مقابلے کی ہمت رکھتے ہیں۔ بزدل لوگوں سے تو میں دشمنی یا دوستی کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ اگر یہی سب کرنا ہوتا تو میرے پاس بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اشارہ پاتے ہی جان لینے اور دینے کی ہمت و حوصلہ رکھتے ہیں۔ تم ابھی تک ایسے ہی ہو، درگزر سے کام لینے والے۔ ٹھیک ہے بابا، ٹھیک ہے، یہ بتاؤ رات کا کیا پروگرام ہے؟ کسی اسپیشل گیسٹ کا انتظام کرے یا؟ وجاہت سومرو نے بائیں آنکھ دباتے ہوئے مخصوص لہجے میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ فی الحال کسی گیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، تمہاری تھکن اتارنے کا سامان تیار کیا ہوا ہے میری جان۔ ڈیرے پر چلو، رنگ و سرور کی محفل سجی ہوئی ہے، ترقتی قیامتیں منتظر ہیں ہماری۔ سرکار، وہ مہمان بہت غصے میں ہیں اور کچھ کھا پی نہیں رہی۔ اسی دم ایک ملازم نے آ کر اطلاع دی۔ اچھا تم جاؤ، وجاہت علی سومرو نے شانزل خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ملازم کے جانے کے بعد میں نے خیس لہجے میں بولا، کیا چک کریں، تم عورتوں کے نخرے کب سے برداشت کرنے لگ گئے؟ اس بار خاصی چکر باز لڑکی ٹکرائی ہے۔ اینی وے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنے خول سے نکل آئے گی۔ جواباً اس نے بھی معنی خیز انداز میں کہا۔ ہاں سائی، بعض لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے فضول نخرے دکھانے کی، مگر زیادہ لفٹ نہ ملے تو اپنی اوقات پر جلدی آ جاتی ہیں۔ نامعلوم کس جذبے کے تحت شانزل نے اسے ناگواری سے گھورا تھا، وہ گڑبڑا گیا تھا۔ یہ چل رہے ہو نا ڈیرے پر؟ نہیں، تم جاؤ، یہ میرے عہد کا معاملہ ہے۔ جب تک میں اس بد دماغ اور گھمنڈی لڑکی کا غرور پاش نہیں کر دیتا، تب تک ہر رنگینی سے دور رہنے کا عہد کر چکا ہوں میں۔ پھر تو وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہو سکتی جس نے شانزل خان افریدی کو اپنا پابند کر لیا۔ یقیناً وہ ایک عالم کو فتح کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بی بی جی، اللہ کے واسطے زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی کھا لیجیے، کل سے آپ نے کچھ نہیں کھایا، اس طرح آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ ڈرائیور نے نہایت عاجزی سے 10ویں بار اس سے درخواست کی، جو کمرے میں ازحد خراب موڈ لیے بیٹھی تھی۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے گھٹیا انسان، آج تمہاری وجہ سے ہی میں یہ منحوس گھڑی دیکھنے پر مجبور ہوں۔ نہ تم دروازہ باہر سے لاک کر کے جاتے اور نہ میں اس طرح دربرہ ہوتی۔ اپنے مالک کے ساتھ گناہ میں تم بھی برابر کے حصے دار ہو۔ اس کے لہجے میں زہر ہی زہر تھا۔ دروازہ باہر سے لاک نہیں تھا، بلکہ وہ اندر سے بٹن پش کرنے سے کھل جاتا ہے۔ ہم تو حکم کے غلام ہیں، جو مالک حکم دے اسے بجا لانا ہی ہمارا فرض ہے۔ ایسے دلالی کی روٹی کھلانے سے بہتر ہے
तुम अपने बीवी बच्चों को जहर देकर मार दो। तुम कैसे मुसलमान हो? तुम्हारा ज़मीर कभी मलामत नहीं करता इस घटिया नौकरी पर? नूर मोहम्मद, जी साहब। ड्राइवर खान शाहजिल खान की आवाज़ सुनकर बौखला कर मुड़ा। वो नामालूम कब वहाँ खड़ा हुआ था। उन दोनों की इस तरफ पुश थी। जाओ। उसका लहजा बेतासुर और सपाट था। खाना क्यों नहीं खा रही हैं आप? ड्राइवर के जाने के बाद वो उसके करीब चला आया। उसने कोई जवाब नहीं दिया था। इसी तरह उखड़ी रही। मैं आपसे मुखातिब हूँ, मेरी मर्जी। उसके हर अंदाज में हठधर्मी और हकारत थी। शाहजिल खान का दिमाग एकदम ही उलट गया। वो कब ऐसे लहजे सुनने का आदी था और ना ऐसे तेवर दिखाने कि कोई इसे ख्वाब में भी जुर्रत कर सकता था। फिर ये बेहैसियत कमज़ोर सी लड़की बार बार इसकी इज्जत नफ्स पर, इसकी पंदार पर ज़रबे लगा रही थी। आखिर बर्दाश्त की भी कोई इंतहा थी। वो कभी किसी का रोब बर्दाश्त करने का आदी हरगिज़ न था। क्या कहा? फिर से कहो। उसके लहजे में गर्राहट थी शदीद तरीन। शाहजिल खान अफरीदी, मैंने कहा मुझे भूख नहीं है और मेरी मर्जी। मुझे इख्तियार है कि मैं जो अपने लिए बेहतर समझूं वही करूं। वो इससे ज़रा भी मगलूब नहीं हुई थी। नहीं, इस वक्त तुम मेरे इख्तियार में हो और मर्जी मेरी चलेगी, समझी? उसने खजरा का बाजू पकड़कर जोरदार झटका दिया। हरगिज़ नहीं, तुम मुझे यहाँ अपनी मर्जी से ले आए हो, ज़रूर हो, मगर अब तुम्हारे इख्तियारात की हदूद ख़त्म हो चुकी हैं। इख्तियारात? उसने जहरीला कहकहा लगाया, फिर उसके शानों पर दोनों हाथों का दबाव देता हुआ बोला, जहाँ से मेरे इख्तियारात की हदूद शुरू होती है वहाँ अखलाकियात की हदूद ख़त्म हो जाती है। उसने बेबाक निगाहों से उसके चेहरे को देखते हुए कहा, तुम्हारी नाम निहायत पाकबाजी की बिका के लिए लाजमी है कि मुझे चैलेंज करके वहशी बनने पर मजबूर मत करो। ये तो तुम्हें मालूम ही होगा कि मर्द जब वहशी बनता है तो सारी कस्मों, सारे वादों से नाबल्दो बेपहरा हो जाता है। खजरा को लम्हे भर में एहसास दिला दिया कि वो एक कमज़ोर और नातवा लड़की है जो ज़बान की काट से तो इस मर्द को ज़ेर कर सकती है, मगर जिस्मानी लिहाज से वो एक चूंटी की हैसियत रखती थी। उस जैसे भरपूर ताकत रखने वाले शख्स के बाजू में अपने शानों से हटाने की ताकत इसमें ना थी। ओहो, मुझे गाइड करने की कोशिश मत करना। उसने धक्का देकर उसे रास्ते से हटाया तो वो सोफे पर जा गिरी। खाना खा लो या मेरे हाथ से खाना पसंद करोगे? उसके इश्तियाल भरे अंदाज में यखलक शोखी वराई थी। उसके मिजाज में हद दर्जा हाकमियत थी। ऐसे शहाना मिजाज के लोग किसी दूसरे को बर्दाश्त करने का ज़र्फ कतई नहीं रखते। वो छोटी उम्र से सिर्फ हाँ सुनता आया था, किसी की जुर्रत ना थी कि कुछ कह सके। पहली बार खजरा हयात ने इसे इनकार की अजियत से रोशनान कराया तो वो उसे अपने लिए चैलेंज समझ बैठा था। इस वक्त उसके खुद पसंद जज्बे को बहुत तकवीत व तमानियत का एहसास हुआ जब वो फ़ख्र इफ्तिखार से चलने वाली लड़की उसकी मामूली सी कुर्बत से सहम कर कांप उठी थी। उसके चेहरे के उड़ते रंग को देखकर उसकी मर्दानगी का सीना फ़ख्र गुरूर से बुलंद तर हो गया। अना और इंतहा पसंदी बाग हो गई थी। क्या इरादा है? खाना है मेरे हाथ से? उसकी खामोशी महसूस करके वो दोबारा शौक हुआ। प्लीज मुझे तन्हा छोड़ दें, मैं तन्हाई चाहती हूँ। अपनी जात की कमजोरी का एहसास, लहजे का खोखलापन खुद उसे सदमे से निढाल कर गया। ओके, फटाफट खाना खाओ। कुछ देर बाद नूर मोहम्मद को भेज रहा हूँ बर्तन लेने के लिए। अगर किसी चीज़ की ख्वाहिश हो तो कहो। वो दरवाजे के करीब रुककर गोया हुआ। फिलवक्त तन्हाई, सिर्फ तन्हाई। लम्हा भर वो इसे बगौर देखता रहा, फिर गुड नाइट कहता हुआ दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। उसने अंदर से कुंडी लगाई और छोटी मेज़ पर रखे खाने की तरफ मुतवज्जो हो गई।
असहद परेशानियों तफकरात के बायस ज़्यादा नहीं खाया गया। पानी पीकर वो बेड पर आकर लेट गई। सर का जख्म दर्द करने लगा था। कुछ देर वो सर पर हाथ रखकर लेटी रही, फिर उठकर बैठ गई। इज़्तिराब ज़्यादा ही बढ़ा तो उठकर टहलने लगी, जैसे यहाँ से फरार होना था और ये काम रात की तारीकी में ही दुरुस्त तरीके से हो सकता था। शाहज़ल की निगाहों में हवस का रक्स वो देख चुकी थी। वो शख्स कभी भी इंसानियत और इखलाकियात के लबादे से आज़ाद हो सकता था, और वो ये फैसला कर चुकी थी कि उसकी हवस से दागदार होने से बेहतर मौत को गले लगा लेना है। जिस वक्त नूर मोहम्मद खाने के बर्तन लेने आया, उसने प्लान के मुताबिक भरपूर नींद से जागने की अदाकारी की। क्या बात है? उसने दरवाज़ा खोलकर जमाई लेते हुए उसे डांटा। वो खाने के बर्तन लेने थे। नूर मोहम्मद उससे असहद खौफज़दा रहता था। सुबह नहीं लेने आ सकते थे? सख्त नींद से जगा दिया। ले जाओ बर्तन। साहब ने ये दूध और टैबलेट दी हैं, उन्हें भी खा लें। वो दूध से भरा जग और टैबलेट तपाई पर रख कर आहिस्तगी से बोला और खाने के बर्तन उठाकर तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। इसने टैबलेट पानी से खाई और कुछ देर बाद लेट गई। रात की स्याही पूरी तरह कायनात को अपनी लपेट में ले चुकी थी। तारीकी में लिपटी हर चीज़ खौफनाक और पुरअसरार लग रही थी। वो दबे दबे कदमों से निहायत एहतियात से आगे बढ़ रही थी। बाहर निकलने से कबल इसने अच्छी तरह जायज़ा लिया था। यह हवेली गेस्ट हाउस के तौर पर इस्तेमाल होती थी या दूसरे मायनों में उनकी अयाशियों का अड्डा थी। वहाँ कोई औरत नहीं थी, सिर्फ चंद मुलाजिम थे। कमरे भी ज़्यादातर लॉक थे। हर सू अंधेरा था। सिर्फ राहदारी में एक नाइट बल्ब की सर्द रोशनी माहौल को मज़ीद खामोश और वहशतनाक बना रही थी। गेट के पास चौकीदार चारपाई पर लेटा बेफिक्री से खर्राटे ले रहा था। वो चंद लम्हे खड़ी चौकीदार को बगौर देखती रही कि उसकी नींद कच्ची तो नहीं। जब इत्मीनान हो गया तो वो पक्की नींद सो रहा है, तो हाथ बढ़ाकर तकिए के नीचे रखी चाबियों के गुच्छे को उठाना ही चाहती थी कि मान ऐसा महसूस हुआ जैसे अंदर से कोई आ रहा हो। वो फौरन दरख्त की आड़ में हो गई और वहाँ अंधेरे में चमकते नन्हे से जुगनू को देखकर उसका दिल धक से रह गया। वो एक मखसूस जाविये से उठती गिरती सिगरेट का शौला था जो अंधेरे में जुगनू की मानद लग रहा था। बगौर देखने पर वो शख्स भी निहायत इत्मीनान से खड़ा वहीं नजर आ गया था। गोया उसे यकीन था कि वो यहाँ जरूर आएगी। सो इंतजार की घड़ियाँ गिन रहा था। हेलो, मुझे मालूम था तुम ये मकाना हरकत जरूर करोगी। वो करीब आकर गोया हुआ। आपको अपने अलावा सब अहमक और बेवकूफ़ नजर आते हैं। अपनी शदीद नाकामी पर ज़बान पर कुफ्र डालना इसके लिए नामुमकिन था। चनाचा झुंझलाकर तंजिया लहजे में बोली, नहीं जो होते हैं सिर्फ वो भी दिल जलाने वाली बातें मज़े से करता था। ये हूँ और हूँ से काम नहीं चलेगा। चलिए अंदर। इंतहाई फैसले करने से कबल थोड़ा अकल को भी ज़ेर इस्तेमाल ले आया करें, जो नामालूम कब से जंग आलूद हो रही है। वो इसे बाजू से पकड़कर खींचता हुआ कमरे में ले आया था। तुम्हारे अज़ाइम तो मैं उसी वक्त भाप गया था जब तुम खाने से इनकार कर रही थी। नूर मोहम्मद ने बताया कि तुम नॉर्मल हो गई हो, बल्कि गहरी नींद से बेदार हुई थी, तो मेरे शक को मज़ीद तक़वीत मिली। सोचने की बात है, एक लड़की जो अपनी मर्जी के बगैर लाई गई हो, जो कई घंटे भूखी होने के बावजूद खाने को अहमियत ना दे रही हो, भला ऐसी हसास और ज़िद्दी लड़की दरपेश आने वाले अंदेशों से बेफिक्र होकर कैसे सो सकती है? नो, इम्पॉसिबल। नूर मोहम्मद जैसा महदूद सोच और जहनियत रखने वाला बंदा इस फरेब के जाल में फंस सकता है, मगर शाहज़ल खान जो एक दुनिया को फरेब दे सकता है, उसे फरेब देना कतई नामुमकिन है। उसने फखरिया लहजे में कहा।
वो कुछ नहीं बोली, कुर्सी पर बैठी दांतों से होठ काटती रही। इस वक्त गम और गुस्से से उसकी बुरी हालत थी। मंजिल के करीब पहुंचकर नाकाम हो जाना अजियतनाक तरीन अमल था। बाय द वे, इस वक्त आप कहाँ जाने का इरादा रखती थी? कहीं भी, लेकिन इस जहन्नुम से हजारों मील दूर। गोया बाहर तो जन्नत के बासी हाथों में फूल लिए आपकी आमद के मुंतजर होते। उसका लहजा 100% चिढ़ाने वाला था और वो बुरी तरह चिढ़ गई थी। बेशक आपके मुकाबले में इनमें इंसानियत और शराफत तो होती। यही तो तुम में अहमकानापन है। वो धीरे से हंसा। ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो औरतों को महज खिलौना समझते हैं, और तुम रात की तारीकी में निकल रही थी। ऐसे वीरानों में तन्हा लड़की का मिल जाना ऐसा है जैसे अनमोल हीरा पड़ा मिल जाना। और स्वीट हार्ट, बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो अपने अहद की पासदारी और अना की सुरखरुई की खातिर दरिया के करीब होते हुए भी बावजूद प्यास के खुद को सैराब करने से बाज रखते हैं। वो इसके वजह चेहरे पर जब्त की सुर्खी छाने लगी थी। मुझे इन वाहियात नामों से ना पुकारें तो बहुत मेहरबानी होगी। फिर नेको परवीन या मुलानी जी कहकर पुकारूं? वो शिकस्त खाने वालों में से कहा था। मुझे किसी भी एक नाम से पुकारने की ज़हमत ना करने तो बेहतर है, और आप यहाँ से चले जाएं। वो झंझला कर उठ खड़ी हुई थी। ओके, मुझे उम्मीद है अब दोबारा तुम ये गलती दोहराने की कोशिश नहीं करोगी। अगर दिल ना माने तो खुद को 14 इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार करके बाहर निकलने का सोचना, क्योंकि बाहर इस वक्त वजाहत सोमरों के शिकारी कुत्तों की हुकूमत है। पहले मैंने मना कर दिया था। वो मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया था। उसने उठकर दरवाजे के अंदर से कुंडी लगाई और आकर बेड पर बैठ गई। वो झूठ नहीं कह रहा था। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज कमरे तक आ रही थी। क्या जिंदगी है मेरी, अजाब दर अजाब के बवल में चकराती हुई। एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी अपने पंजों में जकड़ लेती है। मुझे बहुत ज्यादा चाह तो नहीं, सिर्फ इज्जत और वक़ार जिंदगी, तमानियत भरी थोड़ी सी खुशहाली ही तो चाहती थी। मुझे सिवाय माबूदे बरहत के किसी बशर के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। ऐसा क्यों होता है? जो लोग शुक्र करते हैं, उठते बैठते सोते जागते, उन्हें सिर्फ शुक्र ही मुयस्सर होता है। परेशानियों में वो धंसते चले जाते हैं, और जो रब का शुक्र करना नहीं जानते हैं, वो सर से पांव तक हर लम्हा हर साथ करम नवाजियों में भीगे रहते हैं और एक वक्त में खुदाई का दावत कर बैठते हैं। किस्मतों में इतना तजाद क्यों होता है? अन्ना भी कहती है ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह जो करता है बंदे की बेहतरी के लिए करता है। हमें उससे शिकवा करने का बिल्कुल हक नहीं है। हम कौन हैं उसके हुकूक व अहकामात की बजाय दयानतदारी से कर रहे हैं। 5 वक्त सजदे करते हैं तो सर सजदे में होता है और मन अपने मसाइल और दुनिया की बातें उधम मचाती हैं। हमारी नमाजों से खुशू व सखू गायब हो चुके हैं। कुरान को भी एक किताब की तरह पढ़ा, चूमा और चमकदार जज़बान में लपेट कर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया। बस यही ताज़ीम हमारी निगाहों में है। कभी इसे समझ कर पढ़ने या इस पर अमल पैरा होने की कोशिश हमने नहीं की। हम तो शिकवा शिकायत करने के भी मजाज नहीं ठहराए गए। अब भला हम जैसे नसीब के मारे लोग कहाँ जाएं? किससे इंसाफ तलब करें? मैंने अपनी ज़िंदगी में मर्द को किसी हवाले से नहीं देखा था। बाद मेरी पैदाइश से 2 माह कबल एक रोड एक्सीडेंट में मुझे शक्म मादर में ही यतीमी की चादर उड़ाकर चले गए। पहली और आखिरी औलाद होने के बाइस मर्द के इस रिश्ते से मैं साबका ना पड़ा तो भाई कहलाता है। रिश्तेदारों में सिवाय अन्ना बी के कोई दूसरे रिश्तेदार न था। माँ को कोख में ही मुझ पर मुसीबतों और परेशानियों के कभी ना ख़त्म होने वाले साए पड़ चुके थे।
बचपन मेरा बिल्कुल इसी मुफलिसी में गुजरा जैसा एक गरीब व यतीम बच्चे का गुजरता है। अम्मी और अनाबी को रात दिन मशीन पर झुका देखकर मेरे दिल में ये ख्वाहिश जड़ पकड़ चुकी थी कि मैं पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करूंगी और इन दोनों के तमाम दुख दर्द समेट लूंगी। मैं कभी आम बच्चों की तरह गलियों में नहीं खेली और ना मेरी कोई सहेली थी। मेरी दोस्ती कोर्स की किताबों से थी और इस दोस्ती ने हर क्लास में मुझे टॉप पोजीशन दिलवाई थी। मैट्रिक के बाद जब मैंने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो साथ ही घर में ट्यूशन सेंटर खोल लिया। इस तरह खर्चे का बंदोबस्त हो गया था। अम्मी की तबीयत भी अब काफ़ी दिनों से दुरुस्त नहीं रहती थी। बुखार और खांसी की शिकायत अक्सर रहने लगी थी। फिर जब ख्वाब की ताबीर मिलने के दिन आए तो अम्मी ने अपना फैसला सुनाकर एक ही ज़र्ब से सारे ख्वाब चकनाचूर कर डाले। वो माजी में खो गई थी। शादी? लेकिन अम्मी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैंने ग्रेजुएशन के लिए नहीं किया कि अपने हाथ पीले करके आपको बेसहारा छोड़कर चली जाऊं। अभी मेरे बहुत से ख्वाब अधूरे हैं। मुझे बेटा बनकर आपकी खिदमत करनी है, आपका बोझ उठाना है। आपने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं मेरी खातिर। अब मुझे खिदमत करनी है आपकी और अन्ना बी की। मैंने 2 जगह अप्लाई किया है मुलाजमत के लिए, आजकल में जवाब आ ही जाएगा। हमें तुम्हारे सहारे की ज़रूरत नहीं है बेटी, सिर्फ अल्लाह का सहारा दरकार है। हमारे यहाँ लड़कियों से नौकरी करवाने का रिवाज नहीं है और ना ही तुम्हें इस ख्याल से तालीम दिलवाई कि तुम्हारी कमाई पर हम गुजारा करेंगे। अम्मी के नर्म लहजे में भी तरशी शामिल थी। अम्मी, ये कोई मायूब बात नहीं है कि आप दोनों ने घर बैठकर मेहनत नहीं की। घर बैठकर मेहनत करने और बाहर निकलकर काम करने में बहुत फ़र्क है बेटी। ये वक्त बहुत ख़राब है। इस दौर में बहन बेटी जैसे मोतबर पाकीज़ा रिश्ते कमज़र्फ लोगों की गंदी और जहनियत से अपना मकाम खो चुके हैं। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी किसी की गंदी निगाहों का निशाना बने। मेरी आरज़ू यही है कि तुम इज़्ज़त और आबरू से हमारी दुआओं के संग अपने असल घर सुधार जाओ। लेकिन अम्मी, मैं उसके लिए हरगिज़ तैयार नहीं हूँ। इसकी फितरती ज़िद्दी औदाई थी। भला इस दिन के लिए उसने तालीमी मैदान में सख्त तरीन जद्दोजहद की थी कि जब कुछ कर दिखाने का मौका आए तो वो आम लड़कियों की तरह घूंघट में मुंह छुपाए एक अनजान शख्स की हमरा उन दोनों को बेसहारा छोड़कर चली जाए और अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाए। वो इतनी खुदगर्ज तो नहीं थी। उसकी ज़िंदगी का मकसद उन्हें सिर्फ और सिर्फ खुशहाल ज़िंदगी देना था। खुद को मिटाकर उन्हें खुशहाल और सुख देना था। उन दोनों के लाख समझाने के बावजूद वो अपने इनकार पर कायम रही तो अम्मी ने अपनी बात मनवाने के लिए भूख हड़ताल कर दी। घर में वीरानी उदासी बाल बिखराए घूमती रही। अन्ना भी उन दोनों माँ बेटे को समझाने में हर तौर पर नाकाम रही थी। पूरा एक दिन गुजर गया, अम्मी ने पानी तक ना पिया था। बुखार की शिद्दत ने उन्हें फिरा घेरा था और खांसी ने एक एक जोड़ हिला डाला था। अम्मी, नाराज़गी मुझसे है, फिर आप खाना क्यों नहीं खा रही? अन्ना बीवी कल से कुछ खा पी नहीं रही और देखें आपको कितना बुखार हो रहा है और खांसी तो बार बार आ रही है। प्लीज़ आप कुछ खा लें ताकि दवाई खाई जा सके, वरना तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाएगी। उसने आखिरकार उनकी हालत ना देखी तो वो उनके करीब बैठकर बोली, अच्छा है, तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी तो इस ज़िंदगी की कैद से आज़ाद हो जाऊंगी। अम्मी, अल्लाह ना करे मेरी उम्र भी आपको लग जाए, वो तड़प कर बोली। करती रहना मेरे बाद अपनी मनमानियाँ, तुम्हें मेरी फ़िक्र क्या है? कहाँ ख्याल है माँ की हालत का? कितनी खुश थी मैं कि अपनी ज़िंदगी में बेटी को अलविदा करूँगी। मगर बेटी इतनी खुदसर और ज़िद्दी होगी जो सिर्फ अपनी चलाना जानती होगी, इसका तो मुझे एहसास ही ना था। हाँ, जाओ करो अपनी ख्वाहिश पूरी। माँ की ख्वाहिश और फ़र्ज से तुम्हें क्या गर्ज? अम्मी, वो बुरी तरह रो दी उनके बदगुमानी पर, लेकिन उनका दिल न पिघला। मुझे समझने की कोशिश करें अम्मी, मुझे गलत मत समझें। खामोश रहो। समझने समझाने का वक्त गुजर गया। मैं भी पागल। इस बार खांसी का इतना शदीद दौरा पड़ा कि उन्हें संभालना दुश्वार हो गया।
फाखरा 2 घूंट पानी पी लो, हलक बिल्कुल खुश्क हो गया है। अना भी उसके हाथ से गिलास लेकर उनसे मिन्नत भरे लहजे में बोली, नहीं अन्ना भी, मैंने कसम खाई है, जब तक ये मेरा कहना ना माने कि मेरे लिए 1 घूंट पानी पीना भी हराम है। वो तकलीफ से बेहाल अटल लहजे में बोली, क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो फाखरा? बच्चे के साथ बच्ची बन रही हो। मान जाएगी, इसे सोचने समझने के लिए वक्त दो। ये तुम्हारा खून है, भला तुम्हारे फैसले से इनहराफ का हौसला रख सकती है। अन्ना भी उन्हें समझाते हुए खुद भी रो पड़ी थी। वो इनके पास बैठी आंसू बहाती रही। सब जतन करने के बाद भी आप इसके हौसले की बात कर रही हैं अन्ना भी? हैरत है, उसे मेरी नहीं अपनी परवाह है। माँ का फैसला इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मैं माँ नहीं, दुश्मन हूँ इसकी। उसके लिए बुरा चाहूँगी ना, मर जाने दो मुझे। अम्मी अम्मी, आप ऐसा ना कहें, मुझे आपकी बात मंजूर है। आपके हर फैसले पर मैं जान लुटाने को तैयार हूँ। आप जो कहेंगी मैं करूँगी। वो रोती हुई उनसे लिपट गई तो उन्होंने भी रोते हुए उसे सीने से लगा दिया। मैं कहती हूँ लड़के की उम्र काफ़ी है, हमारी खिजरा के साथ इसका जोड़ नहीं है। वो शाम की चाय बना रही थी जब अन्ना बी की दबी दबी आवाज़ सहन में सुनाई दी। आपने भी इतनी उम्र कहाँ गंवाई है? मेरा तजुर्बा कहता है बड़ी उम्र के मर्द नौजवान और हसीन बीवी का बहुत ख्याल रखते हैं, इशारों पर नाचते हैं, और जोड़ वाले मर्द तो उल्टा बीवियों को कनीस बना कर रखते हैं। रात दिन खिदमत करती हैं लड़कियां, तब भी वो तवज्जो और मोहब्बत नहीं पाती जो ऐसे मर्द देते हैं। देखना राफे फयाज खिजरा को रानी बना कर रखेगा। मेरी बच्ची वहाँ हर वो सुख देखेगी जो हम बदनसीब उसे ना दे सके। फाखरा के लहजे में गुजरी महरूमियों के अक्स में आने वाले सुनहरी मुस्तकबिल की परछाइयाँ लर्जा थीं। चाय मगों में निकालते वक्त इसकी आंखों के गोशे भीग गए। उसके और अम्मी के जज्बे में एक कदर मुश्तरक थी कि अगर वो उनके बेहतर दिनों की ख्वाहिश रखती थी तो वो उसके बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिशा थी। अच्छी तरह मालूमात तो तुमने हासिल कर ली है ना राफे फयाज के बारे में? अना भी किसी तौर मुतमईन दिखाई ना दे रही थी। हाँ, हाजी साहब का देखा बाला है, उन्होंने जमानत दी है। बेचारे का कोई नहीं है, इसलिए थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई है। कारोबार भी अपना जाती है, स्क्रैप का खासा बड़ा कारोबार है। उसकी नीयत का यहीं से अंदाज़ा लगा लो कि जहेज के नाम पर कुछ लेने को तैयार नहीं। बल्कि मैंने कहा भी कि मैं जल्द शादी नहीं कर सकती अपनी बेटी की, तो बड़ी चाहत व अपनाइयत से बोला, माँ जी जहेज के नाम पर मैं पूरी कोड़ी लेने का भी रवादार नहीं हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है आपकी बेटी के नसीब का ही है। आप तो सिर्फ इस चांद को मेरे आंगन में उतार दें, मेरी ज़िंदगी में उजाला ही उजाला बिखर जाएगा। नामालूम कब उसने खजरा को देखा और हाजी साहब से ख्वाहिश कर बैठा। वज़ादार और बावक्कार माँ के मुंह से निकलने वाले आखिरी जुमले ने इसको मुर्दा कर डाला था। तन्हा और बेसहारा होने के ख्याल ने शायद इसकी सोचों को मजरू किया था। वो जो इस अंदाज में सोचने पर मजबूर हो गई। राफे फयाज को बहुत जल्दी थी और फाखरा को उससे भी ज़्यादा। सो मंगनी का झंझट ना ही रखा गया, सीधे सुबह शादी की तारीख रख दी गई। राफे फयाज के इनकार के बावजूद फाखरा और अन्ना भी हस्ब इस्तेताअत उसके लिए जहेज तैयार कर रही थी। वो इस दौरान खामोश तमाशाई बनी हुई थी। आखिरकार वो दिन भी आ गया कि उसे पीले जोड़े में किरण लगा दुपट्टा उड़ाकर मायूं की रस्म अदा कर दी गई। चंद हमसायों के अलावा हाजी साहब और उनकी बीवी ने भी शिरकत की। हाजी साहब और उनकी बीवी इस वक्त वीआईपीज़ की हैसियत के हामिल थे। राफे फयाज की जानिब से वो अगर उसके बुजुर्ग बने हुए थे तो यहाँ भी खिजरा हयात के बड़ों का हक वही अदा कर रहे थे। दोनों जानिब उनकी खूब आओ भगत रही थी। अपनी बिसात से बढ़कर उन्होंने उसके लिए जहेज बनाया था। जेवरात में तिलाई चूड़ियाँ, कंगन और खूबसूरत कानों की बालियाँ थीं।
جو امی نے اس کے شوق کے پیش نظر ایک عرصے سے روپیہ جوڑ کر بنوائی تھی، اور شادی والے دن خود اپنے ہاتھوں سے اس کی مرمری کلائیوں میں پہنا کر کتنی دیر اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے لگا کر روتی رہی تھی۔ بارات میں بہت مختصر لوگ آئے تھے۔ نکاح سے قبل نامعلوم کس نے یہ شوشہ چھوڑا کہ پہلے یہ گھر دولہا کے نام کیا جائے، پھر نکاح ہوگا۔ ان دونوں کے حواس گم ہو گئے تھے۔ انہیں یہ امید نہ تھی کہ بارات دہلیز پر لانے کے بعد وہ یہ مطالبہ کریں گے۔ صلاح اور مشورے کے بعد وہ یہ فیصلہ کر چکی تھیں کہ مکان وہ رافع فیاض کے نام کر دیں گی، لیکن خضرا نے دھمکی دے دی کہ اگر مکان اس کے یا رافع فیاض کے نام کیا گیا تو وہ نکاح کرنے سے انکار کر دے گی۔ اور یہ بات جب رافع فیاض کے کانوں تک پہنچی تو وہ صاف مکر گیا کہ اس کی طرف سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا۔ نکاح کے بعد کھانے کا پروگرام تھا، کیونکہ بارات میں گنتی کے لوگ شامل تھے۔ فاخرہ نے کھانے کا اہتمام کر لیا تھا۔ ودا ہو کر رافع فیاض کے فلیٹ میں آ گئی۔ یہاں اس کے سواگت کے لیے کوئی نہیں تھا۔ حاجی صاحب کی بیوی اسے سجے ہوئے بیڈ روم تک چھوڑ گئی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا کمرہ روایتی انداز میں پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ فرنیچر اور دوسرا سامان سب کا سب اس کے جہیز کا ہی تھا۔ باہر قدموں کی آواز ابھری تو وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ آج اس کی زندگی کی یہ اہم اور انوکھی رات تھی، جس کا تصور ہی نہایت حسین و کیف آور ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایسی کوئی خواہش نہ ابھری تھی جس سے جذبوں میں ہلچل مچتی۔ ہلچل مچنے کے لیے جذبوں کی صداقت بڑی اہم حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں نہ کوئی خواہش تھی اور نہ ہی جذبات۔ ماں کی خاطر وہ اپنی خواہشات کا قتل کر کے رافع فیاض کے ساتھ آئی تھی۔ یہاں تک آتے آتے اس کی خواہش اور آرزویں جل کر خاک ہو چکی تھیں۔ جہاں پر خواہشیں مر جائیں وہاں سمجھوتے زندہ رہ جاتے ہیں۔ رافع فیاض کے ساتھ وہ سمجھوتا کرنے آئی تھی۔ ماں کو خوش رکھنے کی خاطر سب کچھ منظور تھا۔ کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا تھا۔ اس نے گھبرا کر دیکھا۔ ایک درمیانی عمر کی فیشنیبل عورت کے ہمراہ دوسری بڑی عمر کی بڑھیا خطرناک تیور لیے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ان دونوں کے چہرے پر اتنی مشابہت تھی کہ بغیر جانے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ماں بیٹی ہیں۔ ان کے انداز اتنے خطرناک ارادے ظاہر کر رہے تھے کہ وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ اسی پر وہ صحت مند مرد ایک بانس کی طرح لمبے سوکھے گہری سانولی رنگت کے مرد کو گریبان سے پکڑ کر وہاں لے آئے اور فالتو سامان کی طرح فرش پر پٹخ دیا۔ آف وائٹ پاجامے اور شیروانی میں ملبوس اس شخص کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ وہی رافع فیاض ہے۔ اس کا نام یاد شوہر اس حالت میں؟ کیوں بھائی، تم نے ہمیں بالکل ہی احمق سمجھ لیا تھا۔ وہ بڑھیا آگے بڑھ کر غصے سے فرش پر پڑے رافع سے مخاطب ہوئی۔ ایک بیوی تو تم سے سنبھالی نہیں جاتی اور اب دوسری لے آئے ہو۔ وہ عورت گمسم کھڑی خضرا کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتی ہوئی بولی، تمہیں کیا نظر آیا تھا اس لنگور جیسی شکل والے میں؟ ہاں، شاید تم سوچ رہی ہوگی مالدار آدمی ہے، اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر سب کچھ لوٹ لے جاؤ گی۔ بڑھیا جو شکل سے ہی لڑاکا دکھائی دے رہی تھی اس کی جانب بڑھتے ہوئے غصے سے بولی، اس کا حسن تو میں ابھی برباد کر کے چڑیل بنا دوں گی۔ اس نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی جرات کی، میں اس کا خون پی جاؤں گی۔ دوسری عورت زخمی ناگن کی طرح بل کھا رہی تھی۔ اس کے لہجے سے حد درجہ صفاکی و درندگی جھلک رہی تھی۔ صبر کرو رخسانہ، پہلے اس مردود سے نپٹ لیں، پھر اس چھوکری کو بھی زندہ دفن کر دیں گے۔ وہ دونوں ہٹے کٹے آدمی خضرا کو گھورتے ہوئے گرج کر بولی۔ ان کی لاتیں بڑی بے دردی سے رافع فیاض کے جسم پر پڑ رہی تھیں اور اس کے منہ سے نکلنے والی کراہوں سے کمرہ گونج اٹھا تھا۔ وہ بری طرح ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مارے جا رہے تھے۔ ہم ایک ہفتے کے لیے شہر سے باہر کیا گئے، تو نے ہماری بہن پر سوکن لا کر بٹھا دی۔
تجھے ہم نے عزت والی زندگی دی اور تو نے یہ سلا دیا احسان فراموش۔ رخسانہ کا بڑا بھائی تو غم و غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ تجھے تو میں مٹی کا تیل ڈال کر جلا دوں گی۔ تو میری جگہ کس طرح لے سکتی ہے کتیا؟ رخسانہ نے غصے سے بھڑکتے ہوئے اسے دونوں ہاتھوں سے نوچنا چاہا، مگر خضرا اس کا ارادہ بھاپ کر دور ہٹ کر سخت لہجے میں بولی، پہلے میری بات سنو، یہ شخص چھوٹا ہے، مکار ہے۔ اس نے خود کو لاوارث اور غیر شادی شدہ ظاہر کر کے شادی کی ہے۔ اگر پہلے معلوم ہو جاتی یہ حقیقت تو ایسا کچھ نہ ہوتا، مگر بے فکر رہو، میں نہ تمہاری جگہ لینے آئی ہوں اور نہ تمہارا حق چھیننے۔ رافع فیاض تمہارے ساتھ تھے اور تمہارے ہی رہیں گے۔ میں تمہارے درمیان سے نکل رہی ہوں۔ اس نے ٹھہرے ٹھہرے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ چاروں لمحے بھر کو دم بخود رہ گئے۔ شاید آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا، اس سے زیادہ میں آپ کو سمجھانے سے قاصر ہوں، مگر یہ فیصلہ اٹل ہے کہ میں اب اس شخص کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی۔ اگر تو اتنی ہی سچی اور وعدے کی پابند ہے تو یہ سب زیور ہمیں اتار کر دے، اور سن، تجھے رافع سے طلاق لینی ہوگی اور تجھے کوئی سامان واپس نہیں ملے گا۔ رخسانہ اس کے قریب آ کر شرطی انداز میں کہنے لگی۔ اس کی باتوں کی تائیدان تینوں نے بھی کی تھی، جبکہ رافع فیاض نے ظالمانہ مار سے بے ہوش پڑا تھا۔ منظور ہے مجھے، اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً جواب دیا۔ چل جا، طلاق تو تجھے ابھی مل جاتی، لیکن یہ منحوس آدمی اس حالت میں نہیں ہے۔ کل پرسوں تجھے طلاق کے کاغذات مل جائیں گے۔ رخسانہ نے زیورات سمیٹتے ہوئے فخریہ لہجے میں کہا اور فرش پر پڑے ہوش و خرچ سے بیگانہ رافع فیاض پر نفرت انگیز نگاہیں ڈال کر خاموشی سے باہر چلی گئی۔ ہم تو جیتے جی مر گئے حاجی صاحب، جب آپ کو اس کے بارے میں معلوم نہ تھا تو کیوں ضمانتی بنے تھے؟ کیوں اس کی باتوں میں آ کر آپ نے میری بھولی سی بچی کے نصیب پر سیاہی پھیلا دی؟ میں نے آپ پر اعتبار کیا، اپنا بزرگ سمجھا، لیکن یہی قصور تھا ہمارا۔ آخرانہ دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرتے ہوئے ان سے شکوہ کیا۔ اس میں تمہاری بیٹی کے نصیب کا دوش ہے، ہمیں قصوروار کیوں ٹھہراتی ہو بیبی؟ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی نا، پڑھنا پڑے ان چکروں میں۔ آج کل لوگ ہیں ہی احسان فراموش اور مطلب پرست۔ کل ہم سے اچھا کوئی نہ تھا، آج ہم ہی کٹہرے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ اچھا ہوا تو اللہ نے کیا اور برا ہوا تو بندے بدنام ہوتے ہیں۔ ارے ہمیں بخشو بیبی، آئندہ ہم سے کوئی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جانو، تمہاری بیٹی جانے، ہم نے تو سب نیک نیتی سے کیا تھا، برائی تو تمہاری بیٹی کے نصیب میں لکھی تھی۔ حاجی صاحب کی بیگم جو ہر معاملے میں پیش تھیں، اب حقیقت حال آیا ہونے پر کوئی الزام اپنے سر لینے کو تیار نہ تھی، الٹا انہیں ہی الزام ٹھہرا کر بڑبڑاتی ہوئی حاجی صاحب کے ساتھ وہاں سے چلی گئیں۔ کوئی نہیں ہے، میں خود ذمہ دار ہوں اپنی بیٹی کی زندگی تباہ کرنے کی۔ اس نے تو کتنا انکار کیا تھا، ہر دلیل سے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، مگر میری عقل پر ہی پتھر پڑ گئے تھے جو اس کی ایک نہ مانی۔ آخرہ خود کو کوستے ہوئے رونے لگی۔ امی کب تک خود کو الزام دیتی رہیں گی؟ یہ میری سیاہ بختی ہے جو اس وقت سے میرے پیچھا کر رہی ہے جب میں نے اس دنیا میں قدم بھی نہ رکھا تھا۔ وہ ان کے قریب بیٹھی کر آنسو بہا رہی تھی۔ بہت ہمت والی ہے میری بیٹی، ایسا صدمہ کس خاموشی سے برداشت کر رہی ہے۔ انہوں نے شفقت سے اب اسے لپٹا تھا۔ آداب عرض ہے جی۔ آواز تھی کہ دھماکہ؟ دونوں ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں قدم رکھنے کی؟ آخرہ اس تک پہنچ کر غصے سے بولی، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا، اسی طرح ڈٹائی سے مسکراتا رہا۔ 3 ہفتے بعد آیا ہوں، اس لیے غصہ دکھا رہی ہیں ساسو جی؟ درست ہے آپ کا غصہ، لیکن ان سالوں نے کچھ مرمت ہی اس بے جگری سے کی تھی کہ زخم بھرنے میں، ٹوٹے ہاتھ کی پلستر کھلنے میں 2 ہفتے لگ گئے۔ 1 ہفتہ رخسانہ کو یقین دلانے میں لگ گیا کہ میں نے خضرا کو طلاق دے دی ہے، اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یقین آتے ہی اس نے میری نگرانی بند کر دی ہے اور میدان صاف دیکھ کر میں چلا آیا۔
अगर तुम में ज़रा भी गैरत होती तो यहाँ आने के बजाय समंदर में डूब मरते। खजरा ऐसे घूर कर बोली। अजीब बीवी हो, शौहर का खुशी खुशी इस्तकबाल करने के बजाय कैसी बेसरुपा बातें कर रही हो। चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें समंदर की सैर करवाता हूँ। उसने निसार होने वाली नज़रों से इसे देखते हुए लाड भरे लहजे में कहा। मुझे तुमसे तुम्हारे नाम से कुछ नहीं लेना। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना धक्के देकर निकाल दूंगी। गली के बच्चे पागल समझकर तुम्हें पत्थर मारेंगे। सासू जी, ये तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की? तुम जैसे से तो फिर भी खासी बेहतर की है। वो खासी तुर्की बतुर्की बोली। क्यों बहस करती हो? मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसका कभी तस्वुर भी। शट अप, निकल जाओ, फौरन निकल जाओ यहाँ से, वो जोर से चीखी थी। जिंदगी एकदम ही बोझल हो गई थी। उसके ज़ब्त तो फाखराक ने ची का रोग बना लिया था। बीमार तो वो एक अरसे से थी कि गुर्बत और बेचारगी दुनिया की बदतरीन बीमारी थी। बेटी पर गुजरने वाली कयामत ने उन्हें मोम की तरह अंदर ही अंदर पिघलाना शुरू कर दिया था। राफे फयाज खिजरा से दस्तबरदार होने को राजी न था। अक्सर औकात आम धमकता और यही मुतालबा करता कि खिजरा उसकी बीवी है और वो उसे साथ ले जाएगा। ये बात खिजरा किसी तौर पे मानने को तैयार नहीं थी। उसका कहना था वो दिल में उससे ताल्लुक तोड़ चुकी है। अब वो माने या ना माने, मगर वो उसे अपना शौहर नहीं मानती। इसी कश्मकश के दौरान वो एक रात ऐसी सोई कि फिर कभी इस रात की सुबह न हुई। अनाबी और खिजरा को छोड़कर वो हमेशा के लिए दुनिया से चली गई। वक्त गुजरता रहा और एहसास दिलाने लगा कि उसे पेट की आग बुझाने के लिए घर से बाहर कदम रखना पड़ेगा। बहुत कोशिश के बाद एक प्राइवेट इंग्लिश स्कूल में इसे जॉब मिली थी, जहां मेहनत बहुत ज़्यादा और सैलरी बराए नाम थी। मुश्किल से दाल रोटी पालती थी। इसी दौरान राफे फयाज ने अनहोनी बात की। उसका कहना था कि शादी के लिए उससे फाखरा ने 1 लाख उधार लिए थे, जो 1 साल बाद वापस करने का वादा किया था। धोखेबाज इंसान, ये तुम्हारी कोई नई घटिया साजिश है। शर्म नहीं आती मेरी मरहूम माँ पर झूठे इल्ज़ाम लगाते हुए? कुछ तो अल्लाह का खौफ करो। क्या तुम्हें मौत नहीं आएगी? क्यों मेरी मजलूम माँ की रूह को आज़ार पहुँचा रहे हो? वो गज़बनाक अंदाज में बोली तो वो इत्मीनान से बोला, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे मियाँ, हम कैसे यकीन कर लें? मेरे सामने खुद फाखरा ने सब कुछ अपने पास से दिया। वो मुझसे कोई बात छुपाने वाली नहीं थी। अगर ऐसी बात होती तो वो ज़रूर जिक्र करती। 1 लाख की रकम कोई मामूली रकम तो नहीं। अन्ना बीबी सख्त लहजे में इसकी बात पर नफी करते हुए बोली। बस, वो हाथ उठाकर तहक्कुम भरे अंदाज में गोया हुआ। मुझे मेरी रकम जल्द अज जल्द मिल जानी चाहिए। जितनी जल्द मेरी रकम अदा करोगी उतनी ही जल्द मैं तुम्हें आज़ादी का परवाना दे दूंगा। अगर 1 साल के अंदर अंदर मेरी रकम मुझे ना मिली तो याद रखना कभी तलाक नहीं दूंगा। उसे मालूम था वो धमकी महज धमकी नहीं थी, बल्कि उसकी साजिश का हिस्सा है। उसे हासिल करने के लिए उसने घटिया तरीन चाल चली थी, वरना वो अपनी माँ के खुददार तबीयत को अच्छी तरह जानती थी। जिस औरत ने फाकों की हालत में किसी से एक रोटी मांगना गवारा न की हो, वो भला बेटी की शादी के लिए उस शख्स से कर्ज लेती जो उनका दामाद बनने वाला था। आखिर ऐसी नहीं थी। वो कभी इतनी बड़ी रकम बतौर कर्ज नहीं ले सकती थी। उसके जाने के बाद अन्ना भी खिजरा से मुखातिब हुई। मुझे मालूम है अन्ना भी, और वो जलील किस वजह से ऐसा कर रहा है ये भी आप जानती हैं। हमारी मजबूरी ये है कि हम सच को सच साबित करने की पोजीशन में नहीं हैं। मेरी भी आंखें साथ छोड़ने लगी हैं, वरना सिलाई कढ़ाई के रुपयों से दाल रोटी मिल ही जाती थी। अब तुम सुबह से निकली शाम को आती हो। इतनी मेहनत के बावजूद स्कूल वाले चंद 100 रुपये पकड़ा देते हैं, जो बिजली और गैस के बिल भरने के बाद गिनती के बचते हैं। फिर पूरा महीना जिस तरह गुजरता है इससे पल्ला ही जानता है। आप फिक्र मत कीजिए अन्ना भी, मैंने एक जगह अप्लाई किया है, शायद वहाँ मुलाजमत मिल जाए। खासी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। खासी बड़ी कंपनी है,
आप ऐसा करیں, اوپر کا پورشن کرائے پر دے دیں۔ میں سب سے پہلے اس خبیث شخص کے جھوٹے قرضے سے آزاد ہونا چاہتی ہوں، ورنہ ہم دو افراد کے لیے اتنی دگوتت ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہی ہمارا انتقام لے گا ظالم رافع فیاض سے۔ دھوکے سے شادی کی اور منوس سارا جہیز بھی ہڑپ کر گیا۔ وہ تو مجھے ہی اوسان آ گیا تھا۔ الوداع کے وقت جو میں نے تمہاری چوڑیاں اور کنگن فاخرہ سے یہ کہہ کر تمہاری کلائیوں سے اتروا لیے کہ ولیمے پر پہنا دیں گے، کانچ کی چوڑیوں نے کلائیوں میں جگہ ہی کہاں چھوڑی تھی، اس طرح یہ بچ گئی۔ میں نے یہ سوچ کر صبر کر لیا، نبی وہ ہماری جانوں کا صدقہ گیا، آپ بھی یہی سوچ لیں۔ اس نے دھیمے سے مسکرا کر انہیں سمجھایا تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ ماضی کس طرح اس کے ذہن کی اسکرین پر روشن ہو گیا تھا۔ رات دھیرے دھیرے گزر کر صبح کے روشن اجالے میں ڈھل چکی تھی۔ ایک ہی زاویے سے بیٹھے بیٹھے اس کی کمر کڑ گئی تھی۔ آنکھیں جو ماضی و حال کی تکلیف دہ وقت کے احساس سے مسلسل برس رہی تھی، بری طرح سرخ ہو کر سوج گئی تھی۔ اسی دم غنودگی سی اس پر چھائی تھی۔ جی تو ویورس، ناول تم میری عزیز کا حاصل ہو کہ ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائے گا آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اس کے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم جلد واپس آئیں گے۔ اللہ حافظ۔